गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज 22 सितंबर का द हिंदू देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, प्रधानमंत्री ने पीएम टर्म्स जीएसटी 2.0 प्रधानमंत्री ने जीएसटी 2.0 को क्या कहा है? बचत उत्सव कहा है। कैसे, क्यों, क्या फायदे हैं और कुछ और चीजों के बारे में भी कहा है। जीएसटी 2.0 क्या है? जीएसटी 2.0 गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जो सुधार किए गए हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स में किए गए रिफॉर्म्स को कहा जा रहा है। क्या सुधार किए गए हैं इसमें? पहले जो स्लैब थे, कितने स्लैब थे? 5, 12, 18 और 28। ये पहले स्लैब थे। इतने दर से टैक्स लगता था वस्तुओं पर। अब जो नया सुधार हुआ है, आफ्टर सुधार मतलब जीएसटी 2.0 में क्या किया गया है? केवल 5% रखा गया है और 18% रखा गया है। ये इसमें सुधार किया गया। प्लस वस्तुओं के पर जो टैक्स लग रहे थे, वस्तुओं पर टैक्स में कमी की गई है। मतलब ये कि जो वस्तुएं 18 में थी उनको शिफ्ट कर दिया गया 12 में, या 12 वाली 5 में शिफ्ट कर दिया गया है। तो जो 12 वाली थी 5 में हो गई हैं और 28 वाली 18 में शिफ्ट हो गई, और भी कमियां की गई हैं। तो अब इसका प्रभाव क्या होगा? इन जो रिफॉर्म्स किए गए, ये इसका प्रभाव होगा वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में कमी आ जाएगी। इसका कमी का मतलब क्या हुआ? सस्ती हो जाएंगी। और सस्ती होंगे तो जो लोग खरीदेंगे तो उनको क्या होगा? पैसों में बचत होगी। जो आम आदमी है, हमारे देश के लोग, हमको पैसों की बचत होगी। यही प्रधानमंत्री ने कहा है, इसे बचत उत्सव कहा है। और उत्सव इसलिए आ गया, हम बचत उत्सव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बचत होगी। हमें यहाँ से मतलब यहाँ तक का, ठीक है। बाकी उत्सव जो जोड़ा गया, इस समय हमारा फेस्टिव सीजन चल रहा है भारत में। जैसे अभी नवरात्रि शुरू हो गई है, फिर दशहरा होगा, फिर दिवाली होगी या दीपावली होगी, और इसी बीच में आपका धनतेरस भी होगा। अब इन त्योहारों पर होता क्या है? खरीदारी बड़े पैमाने पर होती है। हर घर खरीदारी करता है। तो इसलिए जो खरीदारी हम लोग करेंगे उनमें बचत होगी। एक पक्ष ये हो गया। तो अर्थव्यवस्था में इन त्योहारों का बहुत महत्व है, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा पक्ष इसमें ये बताया गया कि जब वस्तुएं सस्ती हुई, ये हम खरीदेंगे भी, तो खरीदते समय हमें क्या करना है? वस्तुओं की खरीद करनी है हमें। क्यों? फेस्टिवल सीजन भी है और नॉर्मली भी। तो जब वस्तुओं की खरीद करें तो कौन सी वस्तुएं खरीदनी है? स्वदेशी। स्वदेशी का मतलब जो देश में बनी हो, देश में निर्मित वस्तुएं खरीदनी है। इससे क्या होगा? इससे आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा। एक तो आपको वस्तुएं मिल जाएंगी और दूसरा आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन। वो कैसे? जब कोई वस्तु इस पे लेते हैं, स्वदेश में बनेगी, अपने देश में बनेगी, तो वहां पर जो रोजगार सृजन होगा, तो देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देश के लोगों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हम खरीद रहे हैं, देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये आर्थिक पक्ष है जो हम समझा रहे हैं आपको।
और देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए इससे बेरोज़गारी कम होगी। और ये एक बड़ी समस्या है भारत में, वो भी कब? जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के दौर से गुज़र रहे हैं। जनसांख्यिकी लाभांश के दौर से गुज़र रहे हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? कार्यशील जनसंख्या का अधिक भाग। मतलब जो जनसंख्या काम करने वाली है, उसका परसेंटेज देश में ज़्यादा है। कार्यशील जनसंख्या को ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। तो इससे आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलेगा, देश में वस्तुएं बनेंगी और इससे जीडीपी भी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। अब तक आप लोगों को याद हो गया होगा, अब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, हम कहाँ जाएंगे? विकसित भारत, जो मोदी जी ने कहा है। कब तक बनना है? हमारा लक्ष्य 2047 तक का। इसलिए ये जरूरी हो गया है। ठीक है। एक दूसरा रीजन यहाँ पर एक और चीजें हैं जो हम लोग कल परसों पढ़ भी चुके होंगे। अमेरिकी टैरिफ के द्वारा यूएसए टैरिफ हाई कर दिया गया है, तो हमारी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। क्योंकि टैरिफ ज़्यादा हो गया तो हमारा निर्यात नहीं होगा, निर्यात नहीं होगा तो विदेशों में हमारी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और इससे क्या होगा? हमारी जीडीपी डाउन जाएगी। जीडीपी डाउन जाएगी, इसका मतलब ये देश के लिए ठीक नहीं है। इसी को पुशअप देने के लिए जो विदेशों में मांग कम हुई है, उसको हम घरेलू मांग से बढ़ा सकते हैं। घरेलू मांग कैसे मोदी जी ने बढ़ाने का प्रयास किया? स्वदेशी अपनाओ, गर्व से कहो हम स्वदेशी हैं। ये इसका लिंकेज है। स्वदेशी अपनाओ, जो हमारे दुकानदार भाई हैं वो स्वदेशी बेचें तो हम स्वदेशी खरीदें। ये सब है, इससे घरेलू मांग बढ़ेगी और फिर हमारा जीडीपी का जो चक्र हमने ऊपर पढ़ाया ये वो शुरू हो जाएगा। ये हो गया। एक और इन्होंने इसमें पक्ष जोड़ा गया है। क्या जोड़ा है मोदी जी ने? इस वर्ष का जो टैक्स आया है, इनकम टैक्स, आयकर में छूट दी गई है। 12 लाख तक छूट है, मतलब कोई टैक्स नहीं होगा। तो इससे लोगों की पैसे की बचत होगी, पैसों की बचत। अब बचत होगी तो ही महाबचत है, इससे आप खरीदिए, वस्तुएं खरीदेंगे, फिर वही जीडीपी बढ़ेगी, सारा लिंकेज वहीं पर जाएगा। तो ये कुल मिलाकर जो मोदी जी ने कहा है उसके क्रक्स में हम कह सकते हैं, एक तो कहा स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी खरीदो, स्वदेशी बेचो। तो इससे होगा क्या? आत्मनिर्भरता आएगी, प्लस रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा, प्लस जीडीपी वृद्धि होगी और विकसित भारत बनेगी और हम बढ़ेंगे। और टैरिफ का प्रभाव भी कम होगा या टैरिफ के प्रभाव को कम कर पाएंगे, इससे हमारे देश को लाभ होगा। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको यहाँ पर याद रखनी चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट चलते हैं। H1B वीजा, कल हम लोगों ने पढ़ा था इसके बारे में। अभी आगे क्या है? आगे कुछ नहीं है। इसकी जो फीस है कितनी कर दी गई थी? $1,00,000। तो ये पहले अभी न्यूज में था कि हर साल देना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अभी इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि वन टाइम फी होगी, ये वन टाइम शुल्क होगा। और नए जो कस्टमर्स होंगे, नए एप्लीकेंट्स होंगे, नए आवेदक होंगे, उनके लिए होगा। इससे राहत मिली है क्योंकि बहुत कम टाइम दिया था, लोग वापस जा रहे थे अमेरिका से जो बाहर थे, जल्दी से वहां पहुंचो नहीं तो
पैसा देना पड़ेगा। तो ये क्लैरिटी आई है। वीज़ा के बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं वंस अगेन। वीज़ा क्या होता है? एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है जो किसी देश में आने की अनुमति देता है। विधिक दस्तावेज है। और अगर वीज़ा आपके पास नहीं है तो एक नया चीज़ यहाँ से आज जोड़ लेते हैं, कल तो हमने पढ़ा ही था। एक विकल्प दिए भी है ना बिना वीज़ा के। इसको बोलते हैं बिना वैध दस्तावेज के। क्योंकि वैध दस्तावेज क्या है? वीज़ा। तो इसी को बोलते हैं अवैध प्रवासी, इल्लीगल इमिग्रेंट। और आपने एक देखा होगा ये लोग जाते हैं तो ये होते हैं अवैध प्रवासी। और ये जाते हैं, एक शब्द यूज किया जाता है डंकी रूट। आपने मूवी देखी होगी डंकी, तो उसमें जिसमें शाहरुख खान है उसमें ये दिखाया गया है बहुत अच्छे से। तो अवैध प्रवासी ये सीमा पार करके बहुत ही दुरूह परिस्थितियों में वहाँ पर जाते हैं डंकी रूट के। विशेष रूप से पंजाब वगैरह से ज़्यादा लोग जाते हैं। पंजाब और हरियाणा साइड का ही उसमें एग्जाम्पल है, तो हम डंकी रूट बता रहे हैं कि जाते हैं। और फिर आपने अभी देखा होगा कुछ अवैध प्रवासियों को ट्रंप ने भेजा था। किससे? ट्रंप ने भेजा था बेड़ियों में जकड़ के। भारत में भेजा था बेड़ी बांध के जहाज से। तो ये वही प्रवासी हैं जो अवैध रूप से जाते हैं, जिनका वीजा एक्सपायर हो गया। जो बिना वीजा के गए वो सब अवैध प्रवासी कहलाते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स। तो ये हो गया H1B वीजा का। कल हम चर्चा कर ही चुके हैं, सो आगे हम चर्चा नहीं करेंगे इस पे अभी। नेक्स्ट क्या है? एक बेस है बायग्राम, चर्चा में आया है। कहाँ है, क्यों है? ये बायग्राम एयरबेस स्थित कहाँ है, लोकेशन कहाँ है? यह है अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में आपको पता है किसकी सरकार चल रही है इस समय? तालिबान वाली सरकार है। इस अफगानिस्तान का जो ये लोकेशन है बायग्राम एयरबेस, ये पहले एयरबेस हुआ करता था अमेरिका का, यूएसए का। तो जब अमेरिका छोड़ कर गया तो इसको भी छोड़कर चला गया। जब अफगानिस्तान छोड़ा तो इसे भी छोड़ दिया। अब अमेरिका मतलब ट्रंप कह रहे हैं कि ये हमको दे दो, कह रहे हैं कि ये हमें सौंप दो, नहीं तो परिणाम गंभीर होंगे। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए कि स्थित कहाँ पर है बायग्राम एयर बेस। नेक्स्ट है हंगर स्ट्राइक। क्यों कर रहे हैं, क्या है, थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए इसके बारे में हमें। ये लोग कर रहे हैं कहाँ से? ये लद्दाख के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मांगे क्या है इनकी? इनकी मांग है लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, स्टेटहुड। क्योंकि यूटी बना दिया गया है लद्दाख को, तो ये स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, राज्य का दर्जा
लद्दाख को दिया जाए। दूसरा, लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ये लद्दाख की काफ़ी दिनों से डिमांड है, एटलीस्ट 6वीं अनुसूची में शामिल करने की। और तीसरी डिमांड है कि इनकी जो सीट हैं, लेह और कारगिल, दोनों को अलग-अलग लोकसभा सीटें दी जाएँ। लोकसभा सीटें, एक सीट है वहाँ पर, तो 2 सीटें वहाँ पर दी जाएँ, ये उनकी माँगे हैं। यहाँ पर कंसर्न है 6ठी अनुसूची का। अगर हम देखते हैं, जो 6ठी अनुसूची है, इसमें 4 राज्यों को शामिल किया गया है। कौन-कौन से? असम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सो याद रखेंगे। मिज़ोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 4 राज्य इसमें शामिल है 6ठी अनुसूची में। तो इसमें शामिल होने से फ़ायदा क्या होता है? ये अपनी सामाजिक जिनकी जो संस्कृति होती है, जिनकी यूनिक संस्कृति है, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार, कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनको इनकी जो संस्कृति होती है, कल्चर होता है, सेटअप होता है, बहुत ही यूनिक होता है। तो ये अपनी संस्कृति को बचाने के लिए काम कर सकते हैं, जो भी वहाँ पे उनकी जो परंपराएँ हैं। तो इसी वजह से ये लद्दाख भी इसमें चाह रहा है कि शामिल कर लिया जाए, तो बेहतर रहेगा। और इस समय लद्दाख की स्थिति क्या है? लद्दाख एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सुपर कंप्यूटर की ओर। सुपर कंप्यूटर बनाम नॉर्मल कंप्यूटर, जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आया हुआ है। तो पहले हम देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में, फिर देखते हैं सामान्य कंप्यूटर। तो दोनों में पहले हम अंतर समझ लेते हैं। ये जो है, सुपर कंप्यूटर बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं, पहली बात तो यही है। बहुत बड़े आकार के होते हैं। ये तो एक सामान्य बात है। नॉर्मल कंप्यूटर जो होते हैं, हम जिनकी बात कर रहे हैं, ये जो हम लैपटॉप यूज़ करते हैं घरों में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सब उसी में आ जाएँगे। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें पता है होनी चाहिए यहाँ पर, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं, ये पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग पर काम करते हैं। और ये हमारे जो सामान्य कंप्यूटर हैं, वो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग पर करते हैं। सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर ही पूरा काम करता है क्रमिक रूप से। क्रमिक रूप से। काम का मतलब टास्क जो देते हैं हम, वो एक ही प्रोसेसर क्रमिक रूप से करता है। जबकि पैरेलल प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक टास्क जो दिया जाता है कंप्यूटर को, टास्क है या समस्या है, सब जो भी आप दे रहे हैं या क्वेश्चन है, एक टास्क को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है पहले तो। छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है। फिर क्या करते हैं ये लोग,
छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड हो गया। फिर ये टास्क छोटा-छोटा टास्क ये टास्क अलग-अलग प्रोसेसर को दे दिए जाते हैं। और जब इनको मिल गए तो ये सब अपना-अपना काम करते हैं। अपना-अपना काम करेंगे सारे प्रोसेसर, जितना टास्क मिला है। फिर इन सभी रिजल्ट्स को सभी प्रोसेसर के रिजल्ट्स को मिलाकर अंतिम परिणाम निकाला जाता है। मिलाकर अंतिम परिणाम आता है। इस तरह ये काम करते हैं। फ़ायदा क्या हुआ इसका? इसका फ़ायदा क्या होता है? इसमें गणना बहुत तीव्र हो जाती है। गणना बहुत तीव्र होती है। तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि कोई गणना हो सकता है सालों-साल करनी पड़े। तो सालों की गणना कुछ सेकंड में हो जाती है। मतलब एक सामान्य कंप्यूटर जो नॉर्मल कंप्यूटर है, वो वही गणना करेगा तो सालों-साल लग सकते हैं, हज़ारों साल की गणना हो सकती है। लेकिन जब हम पैरेलल प्रोसेसिंग से सुपर कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वह गणना कुछ सेकंड में हो जाती है। तो बहुत तीव्रता आती है। किस वजह से आई ये? पैरेलल प्रोसेसिंग। एक टास्क को छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया गया, सारे प्रोसेसर अपना टास्क कंप्लीट कर दिए, उनके रिजल्ट्स को जोड़कर फाइनल रिजल्ट प्राप्त कर लिया गया। ये इसका सिस्टम है, ठीक? तो ये हो गया पैरेलल प्रोसेसिंग और सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग जो नॉर्मल कंप्यूटर्स के बीच में है। अब इनके हम जो कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, वो देखते हैं। अच्छा, इसकी अगर तीव्रता नापनी हो, जो गणना जो स्पीड होती है, गणना की जो गति होती है, वो किसमें नापते हैं? फ्लॉप्स में नापा जाता है। FLOPS। ये क्या होगा पूरा? फ्लोटिंग पॉइंट्स। FL फॉर फ्लोटिंग पॉइंट्स। O फॉर ऑपरेशंस। P फॉर पर सेकंड। सेकंड होगा। इससे इनकी गति नापी जाती है। इस समय जो सुपर कंप्यूटर्स चल रहे हैं वो एक्साफ्लॉप्स वाले हैं। ये तो हो गया इनके बारे में। जो ये सुपर कंप्यूटर होते हैं, इनके कुछ घटक क्या होते हैं, कंपोनेंट्स के बारे में अगर हम जानें, आपसे अगर पूछा जाए तो कुछ बातें आप बता सकें कि क्या-क्या होता है इसमें। जैसे इसमें होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये 2 होते हैं जो प्रोसेसिंग का काम करते हैं, इसमें प्रोसेसर होते हैं। इसके बाद होते हैं नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? इसमें ग्रुप ऑफ प्रोसेसर होता है, मतलब प्रोसेसर्स के ग्रुप होते हैं। एक प्रोसेसर नहीं होता, कई प्रोसेसर प्लस मेमोरी भी होती है इनके पास। और ये जो नोड होते हैं, ये नोड्स नोड्स आपस में हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। हाई स्पीड नेटवर्क से कनेक्ट होंगे। और ये जब काम करते हैं, यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग जब होती है बहुत तेजी से, तो क्या होता है? बहुत अधिक हीट जनरेट होती है। अत्यधिक ऊष्मा जनरेट होती है। और ये ऊष्मा इतनी अधिक होती है कि इसके लिए हमें
इनके पास रेफ्रिजरेटर लगाने पड़ते हैं ताकि ये ठंडे रहें। कभी-कभी यहाँ वाटर पाइप्स हैं, WATER वाटर पाइप्स, और कभी-कभी तो इन्हें जलमग्न कर दिया जाता है, इमर्स कर दिया जाता है लिक्विड में, कोई लिक्विड, विशेष लिक्विड जो होता है, ताकि ये ठंडे रहें। कुल मिला के यहाँ बात है, इनको ठंडा रखने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं याद रखना, सीधे से याद रखिए, ठंडा रखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जब ये चलते हैं तो इनको बड़ी मात्रा में बिजली चाहिए होती है, बड़ी मात्रा में बिजली चाहिए होती है। इतनी मात्रा में बिजली की एक छोटा शहर जितनी विद्युत खपत करता है, उतनी विद्युत चाहिए होती है। खपत करते हैं। इस तरह से इनका होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, अत्यधिक ऊष्मा है। अगर इनको इसमें ना रखा जाए तो इनके जो उपकरण है बहुत जल्द ही क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए इनको ठंडा रखना पड़ता है। अब ये काम कैसे करते हैं, जैसे पूरा के पूरा इनकी फैसिलिटी होती है, पूरा ये बना हुआ है, इसी के अंदर सारे इनके लगे होते हैं जो भी है, आपने देखा होगा। तो एक जो व्यक्ति होता है वो अपने नॉर्मल कंप्यूटर से, मान लीजिए कि ये उस नॉर्मल कंप्यूटर है, ठीक है, इससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये आपका सुपर कंप्यूटर है और इसको आपने इनपुट दे दिया इसके अपने कंप्यूटर से, फिर ये गणना करेगा जो भी लगे, 1 मिनट, 1 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, और इसके बाद इसका परिणाम आ जाएगा। परिणाम आ गया, फिर ये परिणाम आप यहाँ डाउनलोड कर लीजिए अपने वाले सिस्टम पे। अब आप इसका जो भी अनुसंधान करना है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इस तरह से इनका काम होता है। ये रिमोटली नॉर्मल कंप्यूटर से कोई व्यक्ति, कोई वैज्ञानिक है, कोई विद्यार्थी है, वो कर सकता है, जिसको एक्सेस होगी। इस तरह से इनका काम करने का तरीका होता है। अब हम देखते हैं भारत में विकास कैसे हुआ इसमें। भारत में विकास हुआ भारत में 1980 के दशक से। क्यों किया गया? क्योंकि भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया। भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिए गए। किसने? अमेरिका ने। तो इसी के विरोध में जब मना कर दिया गया तो हमने स्थापित किया सी डैक को स्थापित किया गया 1988 में। ये सी डैक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। और ये कहाँ स्थित है? पुणे में। इसने 4 साल की मेहनत के बाद 1991 में पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम दिया गया परम 8000। ये पहला था, इसके बाद परम 10 बना। तो ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। बाद में परम सीरीज की परम 9000 बनाया गया, फिर परम 10000 बनाया गया।
ये बनाया गया परम सीरीज में। परम का मतलब होता है दो चीजें यहाँ पर। परम का मतलब होता है सुप्रीम, एक तो नाम से स्पष्ट संस्कृत वर्ड है, तो सुप्रीम मतलब श्रेष्ठ। दूसरा था PARF बराबर पैरेलल, M फॉर मशीन, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग करने वाली मशीन। तो ये हो गया परम का। इसके बाद हमने शुरू किया क्या, भारत में एक मिशन शुरू किया गया, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ये अभी लेटेस्ट का है, सन 15 का। उद्देश्य सुपर कंप्यूटर्स का विकास करना। और ये चला कौन रहा है, ये शुरू किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIETY, ये मिनिस्ट्री होगी। इनके द्वारा आरंभ किया गया और इसको चलाया जा रहा है CDAC के द्वारा। CDAC क्रियान्वयन करती है इसका, जिसका उद्देश्य है देश में कंप्यूटर्स का विकास करना। भारत में जैसे जो कंप्यूटर हैं बहुत सारे, जैसे कि ब्रह्मा है, सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं। प्रत्यूष है, ऐरावत है, परम वाले सीरीज तो है ही। तो ये भारत के सुपर कंप्यूटर्स के नाम हैं। और ये कहाँ काम करते हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, IIT है, IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी हो गया। तो ये बड़े बड़े संस्थान होते हैं, वहाँ पर ये लगाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, जैसे काम क्या है इनका, जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाना, कैसे, ये मॉडल बनाते हैं, वेदर मॉडल। उसमें बहुत ही कम्प्लेक्स गणनाएं होती हैं। क्लाइमेट के मॉडल बना लिए, जलवायु के मॉडल, जिस जिसके आधार पर अनुमान लगाते हैं। इसके अलावा जैसे हिंद महासागर है आपका, उसका मॉडल बनाया जाता है, बनाया गया हुआ है। सब मॉडलिंग करके आपका हिमालय की मॉडलिंग की भविष्य में कैसा दिखेगा, इस तरह की मॉडलिंग की जाती है। जैसे ब्लैक होल की मॉडलिंग, ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। तो ये बड़े बड़े अनुसंधान होते हैं, उनमें ये काम आता है। कुल मिला के बात ये है। तो ये हो गया सुपर कंप्यूटर्स के काम। इनका एडवांस वर्जन कैसा होगा, भविष्य कैसा हो सकता है सुपर कंप्यूटर्स का, तो भविष्य में जो कंप्यूटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे, हो सकता है वो क्वांटम्स पे बेस्ड हों। भविष्य होगा क्वांटम कंप्यूटर्स का, जो क्वांटम के सिद्धांत पर काम करेंगे। एक और शोध चल रहा है, न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटर। ये बनाया गया, न्यूरो मतलब होगा न्यूरल साइंस, तो ह्यूमन ब्रेन के आधार पर, ह्यूमन ब्रेन के आधार पर, उसी के प्रिंसिपल्स को यूज करके ये बनाया जाएगा। तो ये भविष्य का है जो होगा। तो दो बातें आप यहाँ याद रखेंगे, बाकी स्टोरी आपने लगभग समझ ली होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक काउंटिंग क्या होगी, काफी लंबा टॉपिक हो गया, 6 नंबर, ठीक है।
जो टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आया है, कैन लिमिट बी फिक्स्ड? फॉर गवर्नर्स या प्रेसिडेंट, जो भी हो। इस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। वंस अगेन सेम ही आया हुआ है, कुछ खास नहीं है। शुरुआत कहाँ से होती है? स्टेट ऑफ तमिलनाडु से। क्योंकि इसमें बहुत सी घटनाएं घट चुकी हैं। स्टेट ऑफ तमिलनाडु में के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, जहां से ये कहानी शुरू हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? देखिए, कोई जब बिल होता है, विधेयक होता है, प्रक्रिया क्या है? विधेयक पारित किया गया विधानसभा से, फिर आता है राज्यपाल के पास। जब राज्यपाल के पास विधेयक आता है, तो वह इस पर एक्शन लेने के लिए 4 तरह की कार्रवाइयाँ कर सकता है। अनुच्छेद है 200। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल इस पर 4 तरह की कार्रवाई कर सकता है। एक तो सहमति दे सकता है विधेयक को। सहमति दे दिया, जो विधेयक था वो बन गया कानून। इसको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। एक हो सकता है वो रिजेक्ट कर दे। इंग्लिश में बोला जाता है विदहोल्ड, विदहोल्डिंग कंसेंट। तो ये कानून नहीं बन पाएगा, कानून खत्म यहाँ पे। एक होता है रिटर्न कर दे। रिटर्न किसको? टू लेजिस्लेचर, विधानसभा में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न टू विधानसभा। एक हो सकता है ये कर ले रिजर्व, फॉर प्रेसिडेंट। ये हैं, इसके पास 4 विकल्प होते हैं, कुछ भी इसमें कर सकता है। यहाँ पर जब भेजेगा वापस, तो फिर आएगा बिल, फिर आएगा तो इसे सहमति देनी होगी, तो कानून बन जाएगा। ये है प्रोसीजर संविधान में। होता क्या है, राज्यपाल करते क्या हैं कि बिल जब आता है, विधेयक पेश किया गया इनके सामने, विधेयक पेश करना ठीक नहीं सब, विधेयक पेश किया था सदन में, विधेयक आया। अब इन्होंने इस पर महीनों बीत गए, कोई एक्शन ही नहीं लिया। महीनों बीत गए, कुछ किया ही नहीं। आया है तो पड़ा हुआ है, राज्यपाल महोदय को कोई मतलब नहीं है। और अब सोचिए, वहां जो सरकार है, राज्य सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, वो परेशान है कि बिल आए तो हम योजना घोषित करें। राज्य सरकार परेशान, दैट इज सीएम, प्लस उसकी जो मंत्रिमंडल है। ये प्रॉब्लम है। 4 विकल्प है राज्यपाल के पास, इसने कुछ नहीं किया, वो उस पर बैठा हुआ है। कारण, प्रभाव क्या हुआ? विधेयक में डिले। कानून ही नहीं बनने दे रहे हैं। ये जो बैठे रहते थे, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किया, 3 माह का समय दे दिया है। बस इतना ही केस है, 3 माह का समय राज्यपाल को, 3 माह में निर्णय लेना होगा। अगर 3 माह में नहीं लेते हैं तो न्यायिक समीक्षा होगी। क्या होगी? जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ठीक, एक ये हो गया। दूसरा,
जब ये रिजर्व करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट भी कार्रवाई समय पर नहीं करता है। इनके लिए भी 3 माह का टाइमलाइन दे दिया गया। 3 माह में एक्शन लीजिए, नहीं तो न्यायिक समीक्षा होगी। ये जो टाइमलाइन दिया गया, इसी का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फिक्स कर दिया है तमिलनाडु वाले केस में। इसी का विवाद है। अब विवाद क्या होगा? संविधान में समय सीमा नहीं दी हुई है। संविधान में क्या है? समय सीमा नहीं है कि कब तक कोई करेगा, इसीलिए वो पड़ा हुआ है। हाई सुप्रीम कोर्ट ने जब समय सीमा निर्धारित कर दी है, तो इससे दिक्कत हो रही केंद्र सरकार को विशेष रूप से। यही है इसके केंद्र में। और जो समय सीमा दी है सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह की, उसको लेकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है। क्या? एक तो ये एक शब्द इस्तेमाल किया गया, गवर्नर शैल। जो अनुच्छेद 200 है, शैल गिव हिज असेंट और विथहोल्ड असेंट। तो शैल का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? डिस्क्रिशनरी। हिंदी में क्या हो जाएगा? विवेकाधीन। विवेकाधीन शक्ति नहीं है राज्यपाल की। अनुच्छेद 200 विवेकाधीन शक्ति नहीं है राज्यपाल की। इसका मतलब क्या है? जब विवेकाधीन शक्ति नहीं है, क्या चीज करने की? बिल को अनुमति देने या ना देने की। तब कौन सी शक्ति है? इसका मतलब ये हुआ कि यह मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री शब्द से अच्छा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसका मतलब ये है कि यह मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करेंगे। मंत्रिमंडल की सलाह पर काम, अनुच्छेद 163। इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे। मंत्रिमंडल को परिषद में तब्दील कर लीजिए, क्योंकि इसका प्रयोग संविधान में नहीं है, मंत्रिपरिषद है। राज्यपाल की तो राज्यपाल काम करेंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अब मंत्रिपरिषद कह रही है कि अनुमति दे दीजिए, तो दे दीजिए। ये है इनका मामला। यहाँ जब प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो अनुच्छेद 201 के तहत जाता है, पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। फिर राष्ट्रपति के पास विकल्प होते हैं यहाँ पर सहमति के। सहमति दिया तो कानून बन सकता है, फिर या तो वापस कर सकता है। वापस कर देगा तो फिर आएगा में, लेकिन ये बाध्य नहीं है राष्ट्रपति सहमति देने के लिए। दोबारा से आएगा तो भी बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। ये मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जो निर्णय दिए, और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिए तो उसमें ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन से कुछ कहा है। कई समितियों की रिपोर्ट को भी देखा है, कई समितियों की रिपोर्ट को भी कंसीडर किया है, जिसमें ये बात कही गई थी कि इनको टाइमलाइन दे दिया जाए। जैसे इसमें आप ले सकते हैं आपका सरकारी आयोग जो है और पुंछी आयोग। पुंछी आयोग दोनों में ही टाइमलाइन फिक्स किया गया था। कहा गया था कि 6 मंथ का टाइम को दिया जाना चाहिए, उसमें एक्शन लें। इससे पहले हम लोग काफी इसमें चर्चा कर चुके हैं।
उसमें आप लोग समझ गए होंगे, बार-बार चर्चा करने का कोई महत्व है नहीं। ठीक है? थैंक यू।